इससे पहले हम फलन के प्रांत की बात करें यानी कि डोमेन की बात करें, चलिए हम फलन को पुनः देख लेते हैं। फलन को हमने परिभाषित किया था कुछ इस प्रकार से कि एक इनपुट लेता है x के रूप में और आउटपुट fx के रूप में देता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हम एक फलन लेते हैं f ऑफ x जो कि बराबर है 2/x के। तो हम मान लेते हैं यहां पर ये फलन f है और इसको मैंने इनपुट के रूप में एक संख्या दी 3 इनपुट दिया, तो आउटपुट के रूप में ये मुझे f ऑफ 3 देगा, f ऑफ 3। और f ऑफ 3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं क्योंकि फलन को हमने परिभाषित यहां पे किया है जो कि है fx इज इक्वल टू 2/x। तो f ऑफ 3 हो जाएगा 2/3 के। तो इस इनपुट के लिए हम आउटपुट ज्ञात कर पाए। अब मान लेते हैं इस बार हमने इसी फलन को इनपुट में पाई दिया, तो आउटपुट में हमें f ऑफ पाई मिलेगा और f ऑफ पाई हम ज्ञात कर सकते हैं, यहां से ये हो जाएगा 2/पाई के बराबर। तो हम इस इनपुट पाई के लिए आउटपुट 2/पाई यानी कि 2/पाई ज्ञात कर पाए। अब चलिए कोई रोचक इनपुट लेते हैं। तो ये हमारा फलन f है और इस बार हमने इनपुट लिया है 0, संख्या 0 इनपुट के रूप में लिए। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो जब हम आउटपुट कैलकुलेट करने चलेंगे तो हमने इस फलन को देखा f ऑफ x बराबर 2/x है, तो इनपुट यदि हम 0 डालते हैं तो f ऑफ 0 तो 2/0 मिल रहा है ना, और 2/0 तो अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। इसका मतलब फलन की ये परिभाषा ये नहीं बता पा रही है कि x बराबर 0 के लिए क्या किया जाए, ये हमें x बराबर 0 के लिए अपरिभाषित उत्तर देता है। तो इनपुट 0 के लिए आउटपुट हमें अपरिभाषित मिलता है, तो यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब यहां पर प्रांत का जिक्र होता है, डोमेन का जिक्र होता है। तो फलन का डोमेन उन सभी इनपुट्स का समुच्चय होता है जिन पर फलन परिभाषित होता है। तो उदाहरण के लिए इस फलन के लिए x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, तो यहां पर इसका डोमेन हो जाएगा समस्त वास्तविक संख्याएं x बराबर 0 को छोड़कर, यानी कि इसका डोमेन एक समुच्चय है जिसमें सभी वास्तविक संख्याएं आ रही हैं सिर्फ 0 को छोड़कर। आइए फलन के प्रांत की परिभाषा यहां पर लिख लेते हैं। तो फलन का प्रांत तो यह होता है समस्त इनपुटों का समुच्चय जिन पर फलन परिभाषित होता है। तो समस्त इनपुटों का समुच्चय जिन पर फलन परिभाषित होता है, या फिर लिखें जिन पर फलन को परिभाषित आउटपुट मिलते हैं। तो यहां पर इस उदाहरण के लिए इसका जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, वो क्या होगा? वो एक समुच्चय होगा जिसको हम इस मझिले कोष्ठक से बनाते हैं, यानी कि करली ब्रैकेट से बनाते हैं, जिसमें हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, सच दैट 0 इस प्रांत का हिस्सा नहीं है। तो x 0 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि 0 पर फलन परिभाषित नहीं है, x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। तो प्रांत में समस्त वास्तविक संख्याएं आएंगी सिर्फ 0 को छोड़कर, तो x 0 नहीं हो सकता। तो सिवाय 0 के समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यह है जो इस फलन का प्रांत है। चलो और उदाहरणों के माध्यम से इसको हम और पुख्ता करते हैं। उम्मीद करते हैं और उदाहरणों को करने से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो जरूरी नहीं है हर बार हम फलन के रूप में f ही लें, हम कुछ और भी ले सकते हैं, और उसके इनपुट में जरूरी नहीं हम हमेशा x ही लिखें, हम कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई और चर लिख सकते हैं। तो इस बार हमने लिया है g ऑफ y और ये बराबर है √y-6 के। तो यहां पर इस फलन का डोमेन क्या है, प्रांत क्या है, मतलब y के उन समस्त मानों का समुच्चय क्या है जिन पर gy परिभाषित है। तो यहां पे ये फलन g है और ये इनपुट के रूप में y ले रहा है और आउटपुट के रूप में gy दे रहा है। अब हमें पता है कि gy परिभाषित होगा यहां जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है y-6, ये जब तक अऋणात्मक होगा यानी कि नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि जब y-6 नॉन नेगेटिव है तब gy परिभाषित है। जैसे ही ये ऋणात्मक होता है वहीं पर gy अपरिभाषित हो जाता है। अर्थात सैद्धांतिक रूप से जो मुख्य वर्गमूल के अंदर लिखा है ये जब ऋणात्मक हो जाएगा तो मुख्य वर्गमूल ऋणात्मक संख्याओं पर परिभाषित नहीं है। इसलिए gy को परिभाषित होने के लिए y-6 ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y-6 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए gy के परिभाषित होने के लिए। मतलब y जो हम इनपुट डाल रहे हैं
इस इनपुट के लिए जी वाई तब परिभाषित होगा जब y माइनस 6 0 या 0 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करेगा कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। तो यहां पे जो इसका प्रांत हो जाएगा ये होगा कि y वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का सदस्य है, y R का सदस्य है, सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, y 6 या 6 से बड़ा है। मतलब ये उन सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो 6 या 6 से बड़ी हैं, यानी कि जो या तो 6 के बराबर हैं या फिर उनसे बड़ी हैं। उन सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये, और यही GY का प्रांत है। तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। अब जरूरी नहीं है कि फलन हमेशा इस तरह से ही परिभाषित हो, कुछ अलग तरीके से भी परिभाषित हो सकता है। उदाहरण के लिए यहां पर हम फलन h को परिभाषित कर रहे हैं, तो h के अंदर इनपुट x है, वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि hx 1 के बराबर होगा यदि x पाई के बराबर है, तथा hx 0 के बराबर होगा यदि x 3 के बराबर है। अब इस फलन का डोमेन यानी कि प्रांत क्या होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें तथा खुद से इसे सोचने का प्रयास करें। तो चूंकि फलन h यहां पर दो इनपुट्स के लिए परिभाषित है, एक तो इनपुट है x बराबर पाई और दूसरा इनपुट है x बराबर 3। तो x बराबर पाई के लिए जो h पाई है वो तो 1 के बराबर है। इनपुट हमने पाई डाला, हमें आउटपुट 1 मिला। इनपुट हमने 3 डाला, h में इनपुट 3 डाला तो हमें आउटपुट 0 मिला, तो h ऑफ 3 0 के बराबर है। अब अगर मैं आपसे पूछता h ऑफ 4 क्या होगा, अगर मैं इनपुट में 4 डालूं तो क्या मिलेगा? तो ये फलन तो सिर्फ दो इनपुट्स के लिए परिभाषित है, एक x बराबर पाई के लिए, दूसरा x बराबर 3 के लिए। ये x बराबर 4 के लिए तो परिभाषित ही नहीं है। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछता कि h माइनस 1 क्या होगा, h ऑफ माइनस 1 क्या होगा, तो वहां भी x बराबर -1 के लिए फलन परिभाषित नहीं है। इसलिए यहां हम कह सकते हैं कि फलन h का जो प्रांत होगा, डोमेन होगा, उसमें सिर्फ दो संख्याएं आएंगी, एक पाई और दूसरा 3। तो प्रांत यहां पर पाई तथा 3 का एक समुच्चय है। तो यहां पर यही केवल दो संख्याएं हैं जिनके लिए यह फलन परिभाषित है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर आपको एक बात समझ आ रही होगी कि फलन का जो प्रांत है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वास्तविक संख्याओं के रूप में मिले। वो वास्तविक संख्याओं का एक छोटा सा उप समुच्चय भी हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है, या फिर कोई और समुच्चय हो सकता है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय या कुछ और। तो इस प्रकार से हम फलनों के प्रांत को परिभाषित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा।